नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। पहले फर्स्ट आर्टिकल है कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऑफिशियल ऑर्डर डिक्लेयर किया है। सीनियर ऑफिशियल्स ने अपनी तरफ से ये बात कही है कि जी जो भी इलीगल और अनऑथराइज्ड लाउड स्पीकर्स इंस्टॉल्ड है पूरे स्टेट में उन सबको बंद कर दिया जाए, उन पे परमानेंट बैन लगा दिया जाए। तो ऐसे में देखो, हमारे ऑलरेडी एक नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स हैं 2000 के। उनका अगर हम देखें तो एक तो साइलेंस जोन और एक है साउंड लेवल। इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे और फिर बाद में ये देखेंगे कि अलग अलग एरियाज़ में किस लेवल की नॉइज़ अलाउड है। तो साइलेंस जोन की अगर बात करें तो हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स, रिलीजियस प्लेस या कोई ऐसा अदर एरिया जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर रखा है कि हाँ जी यहाँ पर शांति बनी रहनी चाहिए, उस एरिया के आसपास का जो 100 मीटर का एरिया होता है ना, जैसे मान लो ये प्रीमाइज है हॉस्पिटल के और ये आसपास का ये एरिया है 100 मीटर तक डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये एरिया जो हो गया ये साइलेंस जोन हो गया पूरा। इसमें आप देख लो कि आपको साइलेंस जोन में दिन के टाइम पर 50 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए और रात के टाइम पे 40 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साउंड लेवल की बात अगर करें तो साउंड लेवल जो होता है उसको मेज़र किया जाता है डीबी, मतलब डेसिबल ए लैक में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि साउंड जो कि स्केल ए पे मेज़र किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग का हियरिंग लेवल कितना है, कि मतलब कितने लेवल तक हम मैक्सिमम सुन सकते हैं बिना कोई इरिटेशन के, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है साउंड की जिससे कि हम परेशान ना हो, इरिटेशन ना हो हमें, ठीक है। तो वो स्केलिंग जो की जाती है, ठीक है, साउंड की, वो स्केल एपी की जाती है और इसमें टाइम वेटेड एवरेज निकाला जाता है। टाइम वेटेड एवरेज का मतलब हो गया कि कितने समय तक आप वो लगातार उस लेवल की आवाज़ सुन रहे हो। तो ओवरऑल साउंड लेवल जो है वो आप डेसिबल में मेज़र करते हो। तो सवाल ये है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कितनी साउंड अलाउड है। तो देखो, दिन के टाइम पर तो 75 डेसिबल तक अलाउड है, तो रात के टाइम पे 70 तक। कॉमर्शियल एरियाज़ की बात करें तो दिन के टाइम पर 65 और रात के टाइम पे 55। रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात करो तो 55 डीबी दिन के टाइम पे और 45 डीबी रात के टाइम पे। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि डे टाइम का मतलब हो गया सुबह 6 से रात को 10 बजे तक का, और नाइट टाइम हो गया बचा हुआ रात को 10 से सुबह 6 तक का टाइम। तो इस तरीके से ये लेवल जो है ये बताया हुआ है कि कहाँ पर कितना अलाउ है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो नए लॉज या फिर नई जो गाइडलाइन इशू की गई है यूपी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कि इलीगल और अनऑथराइज्ड लाउड स्पीकर्स हैं उनको बंद किया जाए, जिससे कि लाउडनेस को कंट्रोल करना पॉसिबल हो, क्योंकि साउंड लेवल अगर ज़्यादा होता है तो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। साथ में कोर्ट की रूलिंग्स भी अवेलेबल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उनको भी फॉलो किया जा रहा है। अगर हम साइलेंस जोन की बात करें तो 50 डीबी दिन में अलाउड है। 50 डीबी का मतलब हो गया कि आप एक लाइब्रेरी में बैठ कर के थोड़ी बहुत जैसे आवाज़ें सुनते हो, जैसे बुक का पन्ने का खुलना, 2-3 बातें हो रही हैं, इस तरीके से। और 60 डीबी तक का जो साउंड लेवल होता है उसमें ये मानो कि 2 जने मिलकर के या 3 जने मिलकर के ग्रुप में बातें कर रहे हैं, वो 60 डीबी तक होता है। इससे जो अपर लेवल हो गया वो आपको पता है ही कि किन किन लेवल में हम कंसिडर कर लेते हैं। तो साइलेंस जोन है उसका आपने देख लिया। तो आप देख सकते हो रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंस जोन में आप नॉर्मल बातचीत करना या फिर लाइब्रेरी जितनी साउंड है वो चल जाती है, ठीक है। बाकी इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमर्शियल एरिया का लेवल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा अप्रैल 23 इसी साल की बात है, यूपी गवर्नमेंट ने सभी डिविजनल कमिश्नर्स को ये ऑर्डर डिक्लेयर कर दिए थे कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए। मतलब जितने भी डिविजनल कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, एसपीज हैं पुलिस में, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन सबको बोल दिया कि आप स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करोगे उस पर्टिकुलर गाइडलाइन को जो कि हाई कोर्ट की बेंच ने मोतीलाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2017 में दी थी, और नॉइज़ पॉल्यूशन रूल्स 2000 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नॉइज़ पॉल्यूशन 2000 का जो गाइडलाइन है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली है, कहाँ पर क्या लेवल होना चाहिए। तो इस तरीके की जो गाइडलाइन दी गई है यही मेन यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी तो फिर चीज़ें बताई जा रही है कि कॉमर्शियल जोन में क्या है, मेन चीज़ें हमने देख ली। तो ओवरऑल नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये आउटपुट
या फिर कह सकते हो ये गाइडलाइन से इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है रूल्स फॉर द IAS। देखो कल ही हमने न्यूज़ देखी थी कि कश्मीर के IAS ऑफिसर कश्मीर से शाह फजल, उन्होंने देखो पहले रिज़ाइन कर दिया था 2019 में, ठीक है, पर उसके बाद में अभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो रीइंट्रोड्यूस होंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, ठीक है। तो उस टाइम पर इशू क्या था कि बोला कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा किलिंग्स हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर देखें तो हमारे यहाँ पर IAS ऑफिसर्स की रेजिग्नेशन से रिलेटेड और रिज़ाइन दिए हुए IAS ऑफिसर्स का रीजॉइन करने से लेकर क्या प्रोसेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। देखो रेजिग्नेशन क्या होता है, एक फॉर्मल इंटीमेशन है, इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर IAS ऑफिसर की, तो वो अपनी जॉब को छोड़ने के लिए एक प्रपोजल तैयार करता है, या तो इमीडिएटली या फ्यूचर में कि हाँ जी मेरे को इस तारीख तक फ्री कर दो, या मैं अभी रिज़ाइन करता हूँ, मुझे आपकी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए देखो गाइडलाइन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल GDP हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें क्या है कि IAS ऑफिसर्स की जो ड्यूटी है उनको देखा जाएगा, और साथ में ये भी देखा जाएगा कि जो रेजिग्नेशन सबमिट किया जा रहा है जिस भी IAS ऑफिसर के द्वारा, उसको रेजिग्नेशन जो है वो अनकंडीशनल मैनर में आना चाहिए। अब इसके पीछे आगे जो पेचीदगियाँ हैं, जो प्रोसेस हैं, वो अगर देखें तो जो रेजिग्नेशन किया जा रहा है, रेजिग्नेशन दिया जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज में हम IAS ऑफिसर्स की अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं, बाकी आप दो सर्विसेज और जानते हो, एक IPS होता है, एक IFS होता है, ठीक है। सर्विसेज की कैटेगरी में अगर हम देखें तो अगर एक ऑफिसर जो कि IAS से बिलोंग करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर में, या फिर IPS है या IFS है, उनका जो रेजिग्नेशन है वो अप्लाई करना, और रेजिग्नेशन के अंडर में जो कंसिडरेशन है, जो चेकिंग करनी होती है, वो ये जो रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज रूल अवेलेबल हमारे पास में, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल ऑफ 1958, उसमें रूल 5 क्लॉज 1, रूल 5 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, इनके बेसिस में चेक किया जाता है कि हाँ जी रेजिग्नेशन इस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट का एक्सेप्ट किया जाना है या नहीं किया जाना। अब देखो बात ऐसी है कि एक तो होता है कि गवर्नमेंट खुद बोले कि आप रिटायरमेंट ले लो, जिसको बोलते हैं VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रपोजल दिया जाता है, और एक होता है इंडिविजुअल खुद अपनी इच्छा से बोले कि मुझे रिजाइन करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब रिटायरमेंट हो जाता है या रेजिग्नेशन दे दिया जाता है ना, तो उसके बाद में अगर VRS के बेसिस पे रिटायरमेंट हुआ है तो गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है, और अगर किसी इंडिविजुअल ने खुद से रिजाइन किया है कि भाई मुझे काम नहीं करना, तो फिर उसको फिर बाद में पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलते। ये रूल 5 में लिखा हुआ है। रूल्स का नाम आपको पता ही है, DRB रूल्स, दैट मीन्स इन ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। इस तरीके से शाह फजल ने जिस तरीके से अपना रेजिग्नेशन दिया, तो इनका क्या हो गया, पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब देखो रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा वो देखने वाली बात है। मान लो कि एक ऑफिसर स्टेट कैडर में अगर सर्विस दे रहा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं वो, तो वो चीफ सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन देंगे कि हाँ जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ जॉब से। अगर वो ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन पे गया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को देगा जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे गए हुए इंडिविजुअल अगर रिजाइन करना चाहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज से, तो वो अपनी डेजिग्नेटेड या फिर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन संभला देंगे। तो ऐसे में किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास में जब वो चला जाएगा रेजिग्नेशन लेटर, तो वो ऑफिसर जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो फिर रिलेटेड स्टेट कंसर्न को भी इन्फॉर्म कर देगा कि जी आप ये बताओ, आपके ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे, जो कि आपके स्टेट कैडर से बिलोंग करते हैं, अब वो रिजाइन करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से ओपिनियन दे दो। तो फिर वो स्टेट कैडर जो है वो फिर बाद में उस ओपिनियन को कंसिडर करेगा, जहां पर वो अपने हिसाब से कमेंट और रिकमेंडेशंस भी देंगे। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं तो चीफ सेक्रेटरी को रेजिग्नेशन दे दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डेपुटेशन पे आए हुए हैं, ठीक है, तो फिर वो
कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन देंगे, और वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या हो जाएगी कि वो रेजिग्नेशन लेटर है वो कंसर्न स्टेट कैडर को भी फॉरवर्ड करे, साथ में कुछ कमेंट और रिकमेंडेशन भी दे दे कि भाई ऐसे ऐसे करके बातचीत हो रही है और ये रिजाइन करना चाहते हैं। तो ये तरीका होता है रेजिग्नेशन को सबमिट करने का। फिर बात आ जाती है कि रेजिग्नेशन एक बार सबमिट हो गया तो फिर क्या है। देखो, फिर बाद में रेजिग्नेशन सबमिट होने के बाद में उस पर्टिकुलर ऑफिसर का पूरा चेक किया जाता है कि भाई पास्ट क्या रहा है, किस तरीके का उन्होंने अभी तक कंडक्ट किया, क्या कोई करप्शन केस लग रहा है या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बेसिस पे उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। साथ में जब ये रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है तो जो कंसर्न स्टेट है ना, वो भी क्या करेगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करने के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, उनके द्वारा ही सारा काम देखा जाता है और फिर बाद में कैडर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो फिर वो स्टेट के अंडर जाके काम करते हैं। तो ओवरऑल जब स्टेट में चीफ सेक्रेटरी को कोई भी आईएएस ऑफिसर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है ना, तो उसके बाद में वो स्टेट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है पूरी कि भाई ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये रिजाइन देना चाह रहे हैं, उनका ये पास्ट रहा है, ये सारा का सारा इनका स्टेटस है, और अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन भी दे देते हैं और पहुंच जाती है रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब सवाल ये है कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी होगी जो एक्शन लेगी या रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो देखो, हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज का आपको पता है, तो आईएएस की बात करें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो वहाँ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये मेन कंपिटेंट अथॉरिटी है, ये डिसाइड करेगी कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। और अगर आईपीएस ऑफिसर है तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम होगा सारा, और अगर आईएफएस ऑफिसर है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये देखेगी सारा। तो ओवरऑल ये कंपिटेंट अथॉरिटी हो गई। और आपको पता ही है अभी जो शाह फजल का हम केस स्टडी कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो यहाँ पर कौन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो उसमें आप देख सकते हो कि इसका इंचार्ज कौन है, प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। तो शाह फजल का जो केस है इसको कौन कंसीडर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। इसके आगे देखें, फिर सवाल ये आता है कि किन सर्कमस्टांसेस में तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 1988 में अपने एक सर्कुलर रिलीज किया हुआ है जिसमें यह है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब ये चाहता है कि मैं काम ही नहीं करूंगा गवर्नमेंट के अंडर में, तो फिर उसका रेजिग्नेशन आप एक्सेप्ट करोगे बिना किसी परेशानी के, छोड़ करके कुछ सर्कमस्टांसेस। वो सर्कमस्टांसेस ऑलरेडी देख ली कि भाई कोई करप्शन का चार्जेस तो नहीं है, कोई केस तो पेंडिंग नहीं है जिनमें उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट है जो रिज़ाइन करने चाह रहे हैं वो, या फिर जिनका खुद का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, और साथ में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी कि हाँ आप बताओ कि इस इंडिविजुअल ने रेजिग्नेशन दिया है, आप बताओ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें या इसका क्या रिकॉर्ड है प्रीवियस। तो इस तरीके से सारी चेकिंग करने के बाद में फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट या एक्सेप्ट करती है। ठीक है, फिर सवाल ये आ जाता है कि एक आईएएस ऑफिसर अगर अपना रेजिग्नेशन विदड्रॉ करे तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। देखो, इसमें जो ये डेथ कम रेजिग्नेशन रूल्स हैं, बेनिफिट रूल्स हैं, ठीक है, इसमें रूल 5 क्लॉज 1A सब क्लॉज फर्स्ट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो परमिट कर सकती है किसको, वो जो रेजिग्नेशन सबमिट किया गया है उस रेजिग्नेशन को विड्रॉ करने के लिए। किस केस में, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर सिनेरियो में ये लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वाकई में उनका ये रेजिग्नेशन हमें एक्सेप्ट, मतलब वो अगर रेजिग्नेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, वो रेजिग्नेशन को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं, वापस से अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में देखते हुए मान सकती है। सेम चीज़ आप देखो कि अगर एक इंडिविजुअल रेजिग्नेशन के विड्रॉल के रिक्वेस्ट डालता है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी ना करे, ये भी हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपने एक बार सबमिशन दे दिया और पता पड़ा कि रेजिग्नेशन देने के बाद में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो और पॉलिटिकल अलायंस आप क्रिएट कर लेते हो, और फिर उसके बाद में आप दोबारा से सर्विसेज में आना चाहते हो जिससे कि उस पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर के काम कर सको। इसका मतलब क्या आ गया कि आपने जो नॉन पार्टीशनशिप वाला जो बिहेवियर होना चाहिए, जीएस पेपर 4 में आप पढ़ते हो नॉन पार्टीशनशिप, दैट मीन्स आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना तो दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है, तो वो वैल्यू खत्म हो गई। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस विड्रॉवल को एक्सेप्ट ना करे, ऐसा हो सकता है।
ठीक है, तो इस तरीके से रेजिग्नेशन के लिए या रेजिग्नेशन देने से और रेजिग्नेशन ना दे करके वापस निकालने में ये प्रोसेस रहता है। फिर बात आ जाती है कि अगर कोई इंडिविजुअल रिजाइन दे चुका है, अब वो विड्रॉ कर रहा है, तो किन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। वो देखो बात ऐसी है कि वो अपनी मतलब राइटिंग में इंफॉर्मेशन देता है, रेजिग्नेशन भी रिटर्न में दिया था, अब क्या करेगा, रिटर्न में लिख के दे देगा कि जी मुझे तो मेरा रेजिग्नेशन विड्रॉ करना है और मुझे आप वापस जॉब दे दो, तो ऐसे में एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो शाह फजल का जो केस है वो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है, जिसमें उन्होंने रेजिग्नेशन तो दे दिया था जनवरी 2019 में, पर गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था उसको, ठीक है ना। तो ऐसे में शाह फजल से रिलेटेड जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की वेबसाइट पे डिटेल देखें ना उनसे रिलेटेड, तो वहां पर इनके बारे में ये तो लिखा हुआ है कि सर्विंग ऑफिसर है, पर कहां पर सर्विस दे रहे हैं, कहां पोस्टेड हैं, वो इन्फॉर्मेशन में नॉट अवेलेबल। दैट मीन्स कि रेजिग्नेशन अंडर प्रोसेस था वो, ठीक है। अब शाह फजल ने ये कह दिया कि भाई मैं तो वापस से ज्वाइन करना चाहता हूं, तो अब क्या होगा, इनका ये देखा जाएगा कि हाँ इनके पास में क्या इन्होंने एक्टिविटीज़ की है क्या नहीं की है। तो ओवरऑल आप देख लो कि एक तो रियलिटी कि भाई इन्होंने भी क्या है कि पॉलिटिक्स में अपना लक आजमाने के लिए राजनीति छोड़ी थी कि मैं भी राजनीति में आऊँगा, मेरी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूँगा। तो लगभग 1.25 साल के लगभग इन्होंने ट्राई किया, नहीं सक्सेसफुल हुए, आ गए दोबारा बैक टू द पेवेलियन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल है, देखो मेंथोल बेस्ड जो सिगरेट्स आती हैं, जो फ्लेवर्ड सिगरेट्स आती हैं, उनको बैन करने से रिलेटेड यूएसए में एक मुहिम स्टार्ट की जा रही है। किसके द्वारा, यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, कि भाई हम मेंथोल सिगरेट्स को या फ्लेवर्ड सिगरेट्स को बैन करेंगे या फ्लेवर्ड सिगार्स को बंद कर देंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो किस पे, ब्लैक स्मोकर्स और यंग एडल्ट्स पे। तो बेसिकली अमेरिका में ये जो फ्लेवर्ड सिगरेट्स होती हैं या फिर जो फ्लेवर्ड सिगार होते हैं, मेंथोल बेस्ड सिगरेट्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा किसके द्वारा यूज़ की जा रही हैं, ब्लैक स्मोकर्स के द्वारा। 85% जितने भी स्मोकर्स हैं, ब्लैक स्मोकर्स अमेरिका में, उनमें से वो क्या यूज़ करते हैं, ये। और वाइट स्मोकर्स हैं, उनमें भी 30% जो है वो मेंथोल बेस्ड सिगरेट्स को यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक तो रेशियल इशू आ गया ये, ठीक है। दूसरा ये है कि ये मेंथोल बेस्ड सिगरेट जो होती है ना, ये क्यों इसका यूज़ किया जाता है, इसके पीछे ये रहता है कि जब भी कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट का जो स्मोक है उसको इनहेल करता है, तो वो क्या करता है कि इरिटेशन नहीं करेगा। दैट मीन्स जो गले में लगना समथिंग आपने सुना होगा, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती है, ओके। और एक अपील है, दैट मीन्स जो इम्पैक्ट आता है ना सिगरेट पीने के बाद में स्मोक का, वो भी इम्पैक्ट भी ज़्यादा फील होता है। और साथ में निकोटिन है, उसका भी इफेक्ट है, वो एनहेंस हो करके फील होता है। तो ओवरऑल आप देखो कि जब एक न्यू स्मोकर पहली बार कोई स्मोकिंग करना शुरू करता है, तो उसके लिए मेंथोल बेस्ड जो स्मोकिंग है ये बड़ी फेवरेबल हो जाती है। और फिर बाद में वो धीरे धीरे क्या कर जाएगा, ट्रांजिशन कर जाएगा प्योर सिगरेट्स पे, जिनमें कोई फ्लेवर नहीं होता, केवल टोबैको बर्न होता है उसमें। रेस की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, अमेरिका में क्या इशू है। तो ये तो देखो अमेरिका की बात हो गई। अब सवाल यह है कि इंडिया में क्या है। तो देखो इंडिया में भी अगर इसी तरीके से बैन किया जाता ना मेंथोल बेस्ड या फिर ये फ्लेवर्ड सिगरेट्स या सिगार्स को, तो हमारे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जर्दा, चबाने वाला जर्दा ज़्यादा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, जहाँ पर आपको कोई फ्लेवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या फिर सिगरेट्स का कोई लेन देन ही नहीं है। ऐसे में आप खुद देख सकते हो कि इंडिया में लगभग 26.7 करोड़ टोबैको यूजर्स हैं, जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है। और ये डेटा किसके द्वारा दिया गया है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, गेट्स 2016-17 का ये डेटा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 18% तो ऐसे हैं जो स्मोकलेस टोबैको कंज्यूम करते हैं, मतलब चू करते हैं, ठीक है। स्मोक करते हैं 7% और चू और स्मोक दोनों करने वाले 4%। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर एडिक्शन है। फिर बात आ जाती है कि एक इंडिविजुअल अगर स्मोकिंग करना शुरू कर देता है और मेंथोल या फिर ये जो फ्लेवर्ड सिगरेट्स को अगर कंज्यूम कर ले, यूज़ कर ले, तो उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर एक लंबे समय तक, अगर 2 हफ्ते या 1 महीने भी उसने स्मोकिंग कर ली ना, तो अब उसको फ्लेवर अगर बंद भी कर दिया जाए ना, तो दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर सिगरेट्स है ना, जिनमें कोई फ्लेवर नहीं होता, बोला उसके साथ एडजस्ट कर लेगा। तो इसका फ़ायदा बैनिंग का हो सकता है क्या, सिर्फ और सिर्फ कि बिगिनिंग होती है ना, शुरुआत जो होती है सिगरेट स्मोकिंग की, वो रोकी जा सकती है, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ पे कि अगर आप बैन करोगे ना फ्लेवर्ड या मेंथोल सिगरेट्स को, तो उसका नुकसान ये रहेगा कि हमारे यहाँ पर स्मगलिंग हो जाएगी। जैसे कि
गुटखा और ई सिगरेट्स को बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी ये मार्केट में अवेलेबल है। साथ में ये बताया जा रहा है कि इंडिया में एक ट्रेंड अभी जो चल रहा है वो ये कि हमारे यहाँ पर स्मोकिंग पर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रही है। ऐसे में 15 से 24 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है टोबैको कंजम्पशन में। और ये भी डेटा किसके बेसिस पे देख रहे हैं, 2009 में गेट्स का डेटा और 2016-17 में गेट्स का डेटा, उसके कंपैरिजन में रिडक्शन हुआ है। 2009 में 18.4% था जो घट करके 12.4% हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया में टोबैको कंजम्पशन यंग एज में कम हो रहा है, जबकि यूएसए में राइज हुआ है। फिर सवाल ये है कि क्या टोबैको को इस तरीके से बैन करने से काम चल जाएगा? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स और वेब बेस्ड शॉपिंग पोर्टल्स को भी हमें रेगुलेट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर वो अभी भी अंडरग्राउंड बेचते रहते हैं इन कंटेंट्स को जिनको आप बैन कर रहे हो। चाहे फिर ये कह के बेचे कि भाई मेंथोल सिगरेट को अगर कोई पीता है तो बोलो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, हार्मफुल नहीं है, तो ऐसे में फिर वो मिसगाइडिंग भी काम कर जाते हैं। तो इन पर भी हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है कि देखो, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 3 कोशिशें की थी कि पवन हंस जो हेलीकॉप्टर कंपनी है इसको हम बेच दें, इससे हमारा पैसा पूरा निकाल लें। पर अब चौथी बार जाकर के 211 करोड़ रुपए की डील फाइनल हो चुकी है। तो इसमें आप देखो कि पवन हंस जो है इसमें ऑनरशिप या फिर जो शेयर होल्डिंग है इसकी बात करें तो 51% तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है और 49% इसमें गवर्नमेंट कंपनी जिसका नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ऐसे में ये जॉइंट वेंचर हो गया और अभी इसके अंडर में पवन हंस में लगभग 42 हेलीकॉप्टर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। अब क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट में फाइनलाइज हो गया है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि पिछले 12 महीनों में ये दूसरा बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट का कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। एक तो एयर इंडिया आपको पता है जिसको टाटा ग्रुप को हैंडओवर कर दिया, ठीक है, 100% डिसइन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा मालिकाना हक निकाल लिया अपना। और दूसरा अब ये पवन हंस है जिसमें भी 100% अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरा अपना हिस्सा निकाल रही है गवर्नमेंट। अब सवाल ये टेक ओवर कौन कर रहा है, तो पवन हंस को टेक ओवर कर रही है 3-वे कंसोर्टियम है, मतलब 3 पार्टीज मिलकर के ले रही हैं। पहली पार्टी तो है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी है अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड एसपीसी। ये तीनों मिलकर के ये एक्वायर कर रही हैं पवन हंस को। ठीक है, इसके आगे देखें, ये जो तीनों कंपनियां हैं इन तीनों कंपनियों का काम क्या है। मुंबई बेस्ड जो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड है ये फ्लाई बिग एयरलाइन, मतलब एयरलाइन है ये, और उड़ान स्कीम के अंडर में इसके प्लेन्स उड़ भी रहे हैं, उड़े देश का आम नागरिक, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। दूसरा है दिल्ली बेस्ड जो महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी है। और तीसरी है अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड्स, ये कैमन आइलैंड से ऑपरेट करने वाली कंपनी है जो कि दुबई में अपनी खुद की कैपिटल फंड्स को इनको मैनेज करने का काम करती है। तो ओवरऑल इन तीनों कंपनियों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और तीनों ने फिर टेक ओवर करने की बात कर ली, जिसमें 211 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट को मिलेंगे, जिसका एक हिस्सा 49% के लगभग जाएगा ओएनजीसी के पास और रिमेनिंग चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे में देखो 2016 से अप्रूवल दिया हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा कि भाई कैसे भी करके स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हमें करना है पवन हंस से एंटायरली। गवर्नमेंट तो अपना कम से कम पूरा स्टेक निकाल लेगी इसमें से, ठीक है। और ओएनजीसी ने भी पहले अपनी इस चीज़ को लेकर के विलिंग दिखा दी थी कि हमें भी हमारे शेयर्स निकालने हैं, हमें भी नहीं रुकना इसमें। तो इस प्रोसेस में 3 अटेम्प्ट लिए गए, तीनों फेल हो गए, चौथा फाइनली सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर फ्रंट पेज पे एक और न्यूज़ है कि इंडिया के 2 एथलीट्स, टॉप एथलीट्स हैं, वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए। और डोपिंग के लिए आपको पता है इंटरनेशनली एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। तो ऐसे में आप देखो कि डोपिंग में कितना, डोपिंग का मतलब हो गया एक तरीके से जो बैंड ड्रग्स हैं उनका कंजम्पशन करना एथलीट्स के द्वारा, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो ऐसे में एक तरीके का नशा है ये। ठीक है, तो इंडिया 3rd रैंक पर आता है डोपिंग में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। 1st रैंक पर रशिया 167 यहाँ पर स्कोर है, इटली की बात करो 157 है और हमारा है 152, तो ज़्यादा पीछे नहीं है हम। ठीक है, तो 3rd रैंक पे आता है अगर डोपिंग की बात की जाए इंडिया का लेवल। इसके आगे देखें, ये जो 2 एथलीट्स अभी अंडर स्कैनर आए हैं, तो फीमेल एथलीट है ना, ये तो देखो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली थी इसी साल में, अब जो होंगे। और ऐसे में और वर्ल्ड
एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल तक भी पहुंची हुई है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पर वही चीज़ है कि गड़बड़ हो गई। फिर मेल एथलीट की बात करें तो वैसे तो इस मेल एथलीट नाम नहीं बताया अभी तक है ना, इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही थी इस इंडिविजुअल की भी, पर वही चीज़ है कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है ये अपने आप में, और रीगेन करना चाह रहा था अपनी डिप्ड परफॉर्मेंस को। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम के अंडर में फंडिंग भी मिल रही थी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है टॉप्स, ठीक है। पर वही चीज़ है कि अपनी लालच के चलते ये फंस गए और देश का नाम भी गड़बड़ कर दिया। ओके, तो ये टॉप स्कीम के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ लोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी भूटान की विजिट पे गए हैं, तो इन्होंने ये कहा, पहली चीज़ तो ये किन किन से मिले, एक तो भूटान के किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये तो वहाँ के किंग है, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है लॉन्चेन लोते शेरिंग, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब अपना स्पीच दिया तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है ना, वो वेलफेयर और इंटरेस्ट को लेकर के है, एक दूसरे का ख्याल करते हुए है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, हम डेवलपमेंटल कोऑपरेशन करते हैं, हम प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इंपल्सेस को जिससे कि एक दूसरे को बेनिफिट मिले, और हमारा रिलेशन है मोरल प्रिंसिपल्स पे और इमोशनल बॉन्ड्स पे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर, और हम ये भी जानते हैं कि साउथ एशिया में चाहे सभी कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ में अपने रिलेशन बिगाड़े हों, पर भूटान ने अभी तक भी नहीं बिगाड़े हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है भूटान, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो जो आपको पता है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो जो आज रिलीज़ होता है हैप्पीनेस इंडेक्स को, और जो ग्रॉस हैप्पीनेस होती है एक देश की, उसको रिकॉग्नाइज़ करना भूटान ने ही सबसे पहले शुरू किया था कि भाई खुशी भी एक अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल पैसे वाले बन गए तो आप खुश रह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो समझ लिया, आगे देखते हैं। 1 सेकेंड। फिर इसी पेज पे एक और न्यूज़ है कि जनरल राजू, यहाँ पर देख सकते हो BS राजू अब टेक ओवर करेंगे आर्मी के वाइस चीफ के तौर पे। देखो अभी आपको पता है MM नरवणे जी जो करंट जनरल हैं वो रिटायर हो रहे हैं 1 तारीख से, मतलब कल से जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, वो आर्मी के चीफ बन जाएंगे, ठीक है। और उनकी जगह जो खाली होगी वहाँ पर अब कौन आएगा, जनरल BS राजू, ये ध्यान रखिए, ठीक है। मनोज नरवणे जी की जगह तो लेंगे जनरल मनोज पांडे, सॉरी मनोज क्या, MM नरवणे जी की जगह, ठीक है। MM नरवणे जी की जगह लेंगे मनोज पांडे जी, और मनोज पांडे जी की जगह ले लेंगे वाइस चीफ के तौर पे BS राजू। आगे चलते हैं। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे, तो देखो RBI के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, उसमें सीधा ये कहा है कि जितना इस पेंडेमिक ने हमारी इकोनॉमी को डेंट किया है उससे रिकवर करने में हमें 2035 तक पहुंचना होगा, तब जाके रिकवर होगा, ठीक है। तो ये सीधी सीधी बात बोल दी कि 13 साल लगेंगे इस नुकसान की भरपाई को करने में, क्योंकि नुकसान 2020-21 में 19.1 लाख करोड़ का हुआ है, 2020-21-22 में 17.1 लाख करोड़ का हुआ है, और एक्सपेक्टेड है कि 2022-23 में 16.4 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि नुकसान बहुत बड़ा है, तो इसको रिकवर करने में बड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा, इस रशिया यूक्रेन वॉर ने और भी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। फिर इधर जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, ठीक है, वैष्णव जी, अश्वनी वैष्णव जी, इन्होंने कहा है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को अमेंड करेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अमेंडमेंट एक बार हो रखा है केवल 2008 में, पर आज 14 साल बाद में 2022 में सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। तो आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को देखते हुए इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में चेंजेस आने ज़रूरी हैं, जिससे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इनको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू रेगुलेट किया जा सके। वैसे आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, जिसका काम क्या था, IT इंडस्ट्री को प्रमोट करना था, ई-कॉमर्स एंटिटीज़ और ई-कॉमर्स को एंटिटीज़ को रेगुलेट करना था और साइबर क्राइम्स को रोकना था। फिर अमेंडमेंट 2008 में किया गया था, बट अभी आप देख सकते हो कि न्यू एज डेवलपमेंट्स आ चुके हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है वो, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये नई चीज़ें हैं जिनके बारे में 2000 के इस एक्ट में नहीं प्रोविज़न किए गए थे, इसलिए ये प्रोविज़न्स अब ऐड कर दिए जाएंगे। साथ में अभी आपको पता है कल हमने एक न्यूज़ देखी थी, जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अपनी गाइडलाइन इशू की थी साइबर सिक्योरिटी के लिए, कि जी अगर किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी या फिर जो भी सर्विस ऑपरेटर्स हैं उनके पास में अगर किसी भी तरीका इन्फॉर्मेशन
का हिंट आ जाए कि भाई साइबर अटैक हुआ है या उनको अवेयरनेस होती है, तो वो 6 घंटे के अंदर अंदर अपने आप वो इन्फॉर्मेशन सर्टेन तक पहुंचाए, जिससे कि टाइम पर एक्शन लेकर के और उस अटैक को डिफाई किया जा सके। इसके आगे देखें, ONDC पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च कर दिया गया है। ONDC क्या होती है, सबसे पहले तो वो देखते हैं, फुल फॉर्म देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये बेसिकली वैसे ही काम करेगा जैसे UPI काम करता है। UPI कैसे काम करता है, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को आप UPI से ज्वाइन करा दोगे, आपका मोबाइल नंबर है उसके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो अब क्या है कि वो UPI प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बेसिस पे NPCI ने जो डेवलप किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से अब क्या है कि जिसको भी अपना बैंक कनेक्ट करना है उस UPI के साथ में, वो कनेक्ट कर पाएगा और एक यूज़र आसानी से अपने पैसे को इधर उधर ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही ओपन पोर्टल के तौर पे ये तैयार किया जा रहा है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या होगा कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं छोटे, और एक तरफ हम खरीदने वाले कंज्यूमर्स हैं, इनके बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन लाना पॉसिबल होगा। नहीं तो आपको पता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये कंपनियां छोटे सेलर्स को तो बिल्कुल खा चुकी हैं। तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने के लिए ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स तैयार किया गया है, जो कि शुरुआत में 5 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। इसके आगे एक बार सक्सेस मिल जाएगी तो फिर इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया जाएगा। और ये किसके अंडर में होगा सारा काम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंडर में। इससे क्या होगा, सेलर और जो यूज़र है, कंज्यूमर है, उसके बीच में एक इंटरफेस लेकर के आना कि भाई छोटे सेलर से भी आप परचेज कर सकते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकते हो। फिर देखो बात ऐसी है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत रीस्टार्ट हो रही है और 2023-24 का टारगेट रखा है कि इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली देखो 2023-24 में इसको टारगेट को कंप्लीट करना है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा है, क्यों ज़रूरी है EU के साथ में, क्योंकि US और चाइना के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान रखेंगे आप इन चीज़ों का। फिर आ जाओ कि यूरोपियन यूनियन आज 27 कंट्रीज़ का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। पहले 28 थे, बट UK बाहर निकल गया तो ब्रेग्जिट हो गया था। तो इस केस में अब आप देखो कि यूरोपियन यूनियन के साथ में हम एंगेज कर रहे हैं 2007 से, पर 2013 तक आते आते बातचीत अटक गई, कुछ भी आउटकम नहीं निकला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं करता, इनोवेशन को प्रमोट नहीं करता, तो इस वजह से उनका था। दूसरा, ऑटोमोबाइल और स्पिरिट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस थे, और साथ में जो मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, कि हमारे यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो जाकर के यूरोप में काम कर सकें और उनका वहाँ पर आना जाना एकदम ईजी हो, उस चीज़ को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल नहीं दिया। तो ओवरऑल ये कंटेंशियस इश्यूज थे, जिनके चलते ये 3 इश्यूज मेन थे, ठीक है, जिनके चलते ये FTA फाइनल हो ही नहीं पाया। अभी रिसेंटली आप देखो कि किस तरीके से इंडिया बहुत ही स्पीड से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, अपने इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लगातार साइन कर रहा है। जैसे आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट UAE के साथ फाइनलाइज हुआ है, इंटरिम ट्रेड डील है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनलाइज हुई है, कनाडा के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके फाइनलाइज हम जल्दी से कर ले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और UK के साथ में भी, हाँ भाई, जो बोरिस जॉनसन UK के प्राइम मिनिस्टर वो आए थे, उनसे भी हमारी बात चल रही है, और अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स के लिए भी हम कनाडा के साथ एंगेज कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखो, अर्ली हार्वेस्ट का मतलब होता है कि शुरुआत में आप कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज को फ्री कर दोगे, मतलब उन पे मिनिमाइज कर दोगे ड्यूटीज़ को, जिससे कि ट्रेड आसानी से हो सके। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लगभग सारे गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अर्ली हार्वेस्ट का मतलब हो गया, मतलब टेस्ट मैच के कंपैरिजन में T20, राइट। तो ओवरऑल आप देख सकते हो ये FTAs की बात हो गई। और फिर आज की लास्ट न्यूज़ कि देखो कोर सेक्टर की ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हुई है। अब ये देखो, इसमें मार्च अप्रैल ऐसी बातें हैं, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का है कि कोर सेक्टर में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आप याद रख लो इनको: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।